तो पिछले वीडियो के माध्यम से हमने देखा था कि नेज़ल ड्रग डिलीवरी में जो भी मेडिसिन्स हमें देनी होती हैं, उसमें कौन-कौन से बैरियर्स आते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि आज के जो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे कि उन बैरियर्स को पार करने के क्या-क्या उपाय हैं, क्या-क्या माध्यम हैं और किस ज़रिए उन बैरियर्स को पार किया जा सकता है। मीन्स जितने भी नेज़ल ड्रग डिलीवरी के थ्रू हम जो भी बैरियर्स हमें जो पार करने हैं, वो जो बैरियर्स आएंगे उसके लिए क्या अप्रोचेस हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर, मींस नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से। तो जितने भी अप्रोचेस हैं उसमें जो सबसे पहला है वो है एब्जॉर्प्शन एनहेंसर्स। देखिए, मेडिकल टर्मिनोलॉजी और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में ये एनहेंसर और एब्जॉर्प्शन ये काफ़ी थोड़ा जटिल प्रतीत होगा, लेकिन बड़ा सिंपल चीज़ है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे किसी स्पंज को अगर हम पानी में डुबो कर रखें तो वो सोख लेता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। तो इसी प्रकार से हमें अपने ड्रग को अपने डिलीवरी सिस्टम के जरिए उस नेजल पोर्शन से एब्जॉर्ब कराना है, उसे पार कराना है। अब चूंकि बैरियर वाले वीडियो में हमने देखा था कि उसका बैरिकेड सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि मेडिसिन यूं ही आसानी से पार नहीं कर जाएंगी। तो उसके लिए हमें चाहिए सर्टेन सिस्टम्स, कुछ ऐसे तकनीकें जिसकी वजह से हम उसे उसे क्रॉस करा सकें। तो क्रॉस कराने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी अप्रोचेस हो सकते हैं, वो सबसे सिंपल ये है कि जो भी स्किन या फिर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सेलुलर पोर्शन से बने होते हैं, वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं। अब उसके थ्रू हमें अपने मेडिसिन को पार कराना है। तो बेट क्या ऑप्शन हो सकते हैं, वो काफ़ी अंडरस्टूड सी चीज़ है। उसमें जैसे सबसे पहला ऑप्शन है कि हम वो जो पोर्स हैं उनको वाइड कर दें, या फिर जो भी मेडिकेशन है वो उस लिपिड पार्ट में डिसॉल्व हो जाए, और या फिर कोई ऐसी अप्रोच जिसमें कि किसी मैकेनिज्म के जरिए वो उसको पास थ्रू करा सके। जैसे कि आपने एक्टिव डिफ्यूजन वाले पार्ट में देखा होगा कि मेडिसिन्स को एक कैरियर के जरिए, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट नामक एक मैकेनिज्म के जरिए एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो ठीक इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मीडियम होते हैं जिनकी मदद से हम इन सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। मीन्स इन द सेंस कि जो भी जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो सेल्स हैं, उनके पोर्स को हम वाइड करेंगे तो उनका जो परमिशन है वो एनहेंस हो जाएगा और ड्रग उस पोर्स के थ्रू वहां से निकल सकेगी। तो इसके लिए जैसा सेल होगा, जैसे सेल की रचना होगी, जैसे टिश्यू की रचना होगी, उस हिसाब से ही उस एनहेंसर को यूज किया जाएगा। मतलब एनहेंसर का मतलब ये है एक ऐसा पदार्थ जो कि ड्रग्स को या फिर उस पर्टिकुलर टिश्यू के सेल्स को वाइड कर दे, उनको चौड़ा कर दे, ताकि मेडिसिन्स उसमें से पास हो सकें। इनको बोलते हैं परमिशन एनहेंसर। तो वैसे तो परमिशन एनहेंसर बहुत सारे होते हैं, लेकिन बॉडी की लोकेशन टिश्यू के हिसाब से ही उन्हें देखना पड़ता है। और नेजल की बात करें तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की जो पोर्स होती हैं वो काफी टाइटली पैक्ड होती हैं। तो ये परमिशन एनहेंसर्स उनको वाइड कर देते हैं, जिससे कि ड्रग्स को पैसेज मिलता है। जिसमें कुछ भी जो सबसे पॉपुलर्स हैं वो सर्फेक्टेंट्स होते हैं, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हैं, सोडियम डाइकोडाइल सल्फेट, पॉलीइथिलीन 9 लॉरेल ईथर एंड सैपोनिन्स। इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स, बाइल सॉल्ट्स, फैटी एसिड्स, एंड्रा माइक्रो, ये सब भी अप्रोचेस हैं। लेकिन एनहेंसर्स के लिए सर्फेक्टेंट्स जो ये वाले सामने हैं, ये नेजल डिलीवरी के लिए काफ़ी सेफ भी होते हैं, इनर्ट भी होते हैं, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं। और इस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के टाइटली पैक्ड सेल्स को वो काफ़ी वाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत आसानी से मेडिकेशन उसमें से पास हो जाता है। तो कुल 5 तरह के मैकेनिज्म के जरिए ये परमिशन एनहेंसर्स काम करते हैं। ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करके, म्यूकोजल विस्कोसिटी को इंक्रीज करके, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन को डिक्रीज करके, पैरासेलुलर और ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट को बढ़ा करके। अब देखिए, पैरासेलुलर और ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि सेल्स के मिड से, इनके बीच में से पार करके जाए। जैसे आपने देखा होगा कि एक मकान की दीवार में ईंट बने होते हैं, वैसे ही ठीक उसी तरह से सेल्स अरेंज होते हैं। तो उसके बीच का जो पोर वाइड स्पेस है उसके जरिए ड्रग्स पास हो, दैट इज एक्चुअली पैरासेलुलर। और दूसरा होता है ट्रांससेलुलर, मतलब कि जब हाईली टाइटली पैक्ड होता है, जब कोई भी जगह नहीं होती है ड्रग्स को निकलने के लिए, तो सेल्स के थ्रू पास होना होता है, जिसके लिए उसे हाईली लिपोफिलिक नेचर प्रदान करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे टाइटली पैक्ड ऑर्गन्स में ब्लड ब्रेन बैरियर सबसे नंबर 1 पर आता है, उसमें एग्जाम्पल आपने देखा होगा। तो इन 5 कुल मैकेनिज्म के जरिए ये जो डिलीवरी सिस्टम है,
परमिशन एनहेंसर्स हैं, मेडिसिन को नेजल कैविटी के ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम वाले रूट से पास कराने में सफल होते हैं। दूसरी जो अप्रोच होती है दैट इज इंक्रीजिंग द रेसिडेंस टाइम। अब रेसिडेंस टाइम को समझे, इस टर्म्स को समझाने के लिए मैंने एक इस डायग्राम का इस्तेमाल किया है, जिसमें कि रेसिडेंस को आप ऐसे समझिए कि जैसे हम कोई भी खाद्य पदार्थ जब ग्रहण करते हैं, जब खाना खाते हैं, तो वो हमारे सीधे स्टमक में आकर के रुक जाता है। तो स्टमक में जितनी देर वो बिताता है उस दौरान वो प्रोसेसिंग चलती है डाइजेशन की, फिर बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो एब्जॉर्ब होते हैं सारे मैकेनिज्म के जरिए, और हमें हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो जितनी देर जो भोजन है, खाद्य सामग्री है, लिक्विड है, सॉलिड है, जो भी है, वो जितनी देर स्टमक में रुकता है उसको बोलते हैं रेसिडेंस। मतलब किसी जगह पे रुकना, जैसे हमारा घर होता है, हम घर में रहते हैं, और इसी तरीके से एक स्थान पर जब कोई चीज समय बिताती है दैट इज कॉल्ड एज रेसिडेंस। तो खाना जैसे स्टमक में आया तो वो जितनी देर रहा दैट इज रेसिडेंस। अब कितनी देर वो रहा दैट इज कॉल्ड एज रेसिडेंस टाइम। मीन्स आफ्टर सम टाइम जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, और डाइजेशन भी इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि आपने किस क्वालिटी का खाना खाया है, क्या खाया है, कितना क्वांटिटी में खाया है, किस टेम्परेचर पर लिया है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो उतनी देर उसका रेसिडेंस टाइम होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको बता दूं कि अगर आप जितना भी लाइट फूड है, जैसे सैलेड्स हैं जिसमें काफी फाइबर्स होता है, उसका रेसिडेंस टाइम हार्डली 20 मिनट्स होता है, 15 to 20 मिनट्स। जैसे आप ककड़ी, खीरा, सैलेड में कुछ भी है, इस तरह के स्नैक्स लेंगे जिसमें फाइबरस है, तो वो 20 मिनट्स के लिए ही वेट करेंगे। उसी की जगह पर अगर आप काफी जंक फूड ग्रहण करेंगे, जैसे कि नॉन वेज वेज है, काफी हैवी फूड लेंगे जिसमें फॉस्फोलिपिड्स वगैरह इस तरह के हैं, तो उनका रेसिडेंस टाइम 90 मिनट्स तक होता है। मतलब 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक भी वो होता है। तो इतना टाइम उनको लगता है स्टमक को उसको डाइजेस्ट करने में। देन जैसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो भी एक्सक्रीटरी पार्ट है जो मतलब काम का नहीं है बॉडी के लिए, वो स्टूल के तौर पे स्टमक से एक्सपेल आउट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं रेसिडेंस टाइम। तो ये सेम चीज, जो सेम प्रोसेस, ये मतलब उस सेक्शन के ऊपर, मींस इन द सेंस ड्रग्स जो हैं, जो मेडिसिन हैं, उनके ऊपर भी लागू होता है। जब कोई ड्रग स्टमक में आएगी तो वो पर्टिकुलर कितने टाइम के लिए अपना जो स्पैन है वो बिता रही है, मतलब कितनी देर स्टमक में रुक रही है, कितना टाइम उसे, जैसे सॉलिड ओरल्स की बात करें तो कितना डिसइंटीग्रेट में लग रहा है, डिसोल्यूशन में लग रहा है, कितना देर वो स्टमक में रहेगी और उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड एज रेसिडेंस टाइम। तो ये पूरी प्रोसेस, मतलब मैंने स्टमक के जरिए, एग्जांपल के जरिए आपको समझाया। ये सेम चीज लागू होती है, अप्लाई होती है नेजल रूट के ऊपर। जब भी हम कोई भी चीज, अब यहाँ पर हम स्टमक के कॉन्ट्रास्ट में जो नेजल रूट के जरिए अपनी मेडिसिन को दे रहे हैं, जो कि नेजल पार्ट में जाएगी। और आप तो जानते हैं कि बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है, जो भी हम हमारे शरीर में जाता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसको एक्सपेल कर देती है, उसको निकाल देती है। तो ऐसे में प्रॉब्लम अब दवाओं के दृष्टिकोण से ये है कि अगर वो पर्याप्त समय हमारे शरीर में नहीं बिता पाएंगी तो उसको अपना एक्शन दिखाने के लिए उतना समय नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए उनका रेसिडेंस टाइम, यानी वो टाइम बिताना बहुत जरूरी है एक टाइम पीरियड के लिए, कि बॉडी उसको समय से पहले ही एक्सपेल ना कर दे। और इस मामले में यहाँ पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा कि स्टमक की कॉन्ट्रास्ट में नेजल डिलीवरी का रेसिडेंस टाइम काफी कम होता है। बहुत तेजी से हम, हमारा जो शरीर है, जो नेजल का जो पूरा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस तरीके से डिजाइन है, बहुत तेजी से रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए, मतलब प्रतिक्रिया जो जाहिर होती है उसके जरिए वो ड्रग्स को बाहर निकाल देता है। जैसे आप एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ, छोटा सा भी डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी पॉल्यूटेंट आपकी नाक में चला जाए तो तुरंत हमें छींक आ जाती है, स्नीजिंग हो जाती है। तो स्नीजिंग एक्चुअली में रिफ्लेक्स एक्शन है उन सारी चीजों को बाहर निकालने का। तो इसकी वजह, जैसे हम मेडिकेशन भी अगर डालेंगे तो तुरंत हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि समथिंग इज कमिंग आउट एंड इट हैज टू एक्सपेल इट। तो उतना जल्दी वो मिलता नहीं, इसलिए मेडिकेशन को भी इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि वो उतनी देर वहां पर रुक सके, उतने पार्ट में वो टाइम में बिता सके। जितना टाइम वो बिताएगी उतना टाइम उसको मिलेगा एब्जॉर्ब होने के लिए और अपने रूट्स में पास होने के लिए। तो इस जरिए, इस अप्रोच का नाम ही दिया गया है इंक्रीजिंग द रेसिडेंस टाइम। तो इंक्रीजिंग इन रेसिडेंस टाइम को, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसी कुछ अप्रोच है, ऐसी कोई तकनीक फार्मास्यूटिक्स के नजरिए से करनी पड़ेगी जिसकी वजह से रेसिडेंस टाइम बढ़ सके। उसमें जो सबसे पॉपुलर नेजल डिलीवरी की होती है वो है माइक्रोस्फीयर्स। देखिए, माइक्रोस्फीयर्स को आप अगर
टर्मिनोलॉजी के दृष्टिकोण से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो काफी जटिल प्रतीत होता है, लेकिन बहुत सिंपल है। इसको मैं बिल्कुल एक एक आलू बंडे की तरह, जैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हम खाने में देखते हैं आलू बंडा होता है, उससे मैं कंपेयर करता हूँ कि जो बेसन की कोटिंग है वो हो गया उसका आउटर शेल, और अंदर जो मसाला है वो हो गई ड्रग। तो माइक्रोस्फीयर में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो एक शेल होता है जो कवरिंग होती है, जिसके अंदर ड्रग्स को कवर किया जा सकता है। दैट्स ऑल। वो पॉलीमर का बना होता है, और इसका जो सबसे यूजफुल जो पार्ट है कि बिल्कुल इनर्ट है, और इसके अंदर ड्रग को लोड करके नेजल डिलीवरी के जरिए देंगे अगर, तो बाहरी शेल पर लिपिडिक नेचर की होने की वजह से रेसिडेंस टाइम बहुत देर उसको मिलता है, और जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का जो स्ट्रक्चर है उससे मेल खाने की वजह से मैच टू मैच पद्धति के जरिए काफी हद तक माइक्रोस्फीयर्स ड्रग को पास कराने में सफल होते हैं। अब माइक्रोस्फीयर्स की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कैसे बनते हैं, क्या उनकी खूबियां हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ये बहुत आसानी से आप लिटरेचर में पढ़ सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स में अगर आप चूंकि इसमें अभी एनडीडीएस पढ़ रहे हैं तो इसके पहले माइक्रोस्फीयर्स का प्रिपरेशन आपने जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो आपने जरूर प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं डिटेल्ड में माइक्रोस्फीयर्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊंगा। तो अभी फिलहाल अभी बस हम ये देखें कि रेसिडेंस टाइम और रेट ऑफ क्लियरेंस, मतलब एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन तो खैर नेजल डिलीवरी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन रेट ऑफ क्लियरेंस और रेसिडेंस टाइम को बढ़ाना और रेट ऑफ क्लियरेंस को कम करना, ये दोनों एक ही चीज है, वो माइक्रोस्फीयर्स बखूबी कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट अप्रोच है, और जो हमारे इस वीडियो सेशन की जो आखिरी अप्रोच है, वैसे आज की तारीख में बहुत सारी अप्रोचेस आ गई हैं, लेकिन अभी तक हमने जो 3 अप्रोचेस देखी हैं उसमें कड़ी में आखिरी है, वो है फिजियोलॉजिकल मॉडिफाइंग एजेंट्स। मतलब फिजियोलॉजी का मतलब होता है शरीर से संबंधित कोई भी चीज, मेडिकल फिजियोलॉजी आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल मॉडिफाइंग एजेंट का मतलब ये है कि आपने अपने फार्मास्यूटिक्स के उसमें सेक्शन में, मैं बायो फार्मास्यूटिक्स का जरूर यहाँ पर ना जिक्र करना चाहूंगा, कि एक टर्म है ऑर्गन परफ्यूजन रेट। यहाँ मतलब कि किसी ऑर्गन में रक्त का आवागमन कितना तीव्र है, कितना प्रवाहित है, कितना तेज है। क्योंकि एक बार मेडिकेशन जब ब्लड में पहुंच जाता है तो वो फिर अपने साइट ऑफ एक्शन के ऊपर और साथ ही साथ अपने काम करने के लिए काफी यूजफुल होता है, क्योंकि ब्लड ही एकमात्र कैरियर है जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को जोड़ता है। तो यहाँ पर ऑर्गन परफ्यूजन रेट जितना हाई होगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में मेडिकेशन को पहुंचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी और उतना ही तेज थेरापेटिक एक्शन मिलने की होगी। तो नेजल डिलीवरी में नेजल की जो हम स्ट्रक्चर, हमारी जो नोज है उसकी संरचना हम देखें तो उसमें जो ब्लड का रक्त का प्रवाह है काफी तेज होता है, लेकिन कुछ पार्ट्स हैं जो स्क्रीन के ऊपर हमें, लेकिन अभी ये शायद मैं डायग्राम उतना अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं जरूर एक वीडियो में लेकर आऊंगा। कुछ पार्ट्स हैं जहां पर बोन का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कंपोजिशन होने की वजह से ब्लड फ्लो उतना फास्ट नहीं होता है। जैसे अगर दूसरे ऑर्गन से हम तुलना करें तो हाईएस्ट परफ्यूजन की रेट में जो आते हैं, नंबर 1 पर लंग्स है, देन उसके बाद हार्ट है, देन किडनीज है। ये काफी परफ्यूज्ड ऑर्गन है। तो अगर लंग्स, हार्ट या किडनी की कोई समस्या होगी पेशेंट को तो बहुत जल्दी उसको असर मिल जाएगा, ट्रीटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि परफ्यूजन रेट हाई है। तो नेजल डिलीवरी की बात करें, अगर हम नेजल के जरिए हमें पहुंचाना है तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि वहां पर रक्त का प्रवाह थोड़ा तेज हो। तो इसके लिए फिजियोलॉजिकल मॉडिफाइंग एजेंट्स एक्चुअल में करते क्या है कि वो उतने पर्टिकुलर एरिया का ब्लड फ्लो तेज कर देते हैं, बस इतना ही। इसको थोड़ा सा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसा नाम दे दिया गया है, लेकिन है सिंपल कि वो रक्त के प्रवाह को तेज कर देते हैं। एग्जांपल है हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइंस, D4, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड बीटा एड्रीनर्जिक एजेंट्स, जिसके एग्जांपल है आइसोप्रेनालिन एंड टर्बिटलिन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत तेजी से, बहुत कम समय में रक्त के प्रवाह को तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से मेडिकेशंस काफी स्पीड में पहुंच जाता है। तो आज के इस वीडियो से हमने वो सारे अप्रोचेस जानी जिसकी वजह मदद से नेजल बैरियर्स को पार करते हुए मेडिसिन को इजीली डिलीवर किया जा सकता है, जिसमें नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की श्रेणी में जो आया वो था फिजियोलॉजिकल एजेंट्स और माइक्रोस्फीयर्स। एक बार रिव्यू हम करेंगे, जिसमें हम सबसे पहली जो अप्रोच है वो है एब्जॉर्प्शन एनहेंसर्स, जो टोटल 5 मैकेनिज्म के जरिए अप्रोच काम करती है। सेकंड इज द इंक्रीजिंग द रेसिडेंस टाइम, जिसमें कि स्पेशल भूमिका निभाते हैं माइक्रोस्फीयर्स। और उसके बाद है फिजियोलॉजिकल मॉडिफाइंग एजेंट्स। तो
आशा करता हूँ कि ये सेक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी कोई भी इश्यूज हो तो डेफिनेटली आप मेंशन कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।